हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसकी पिछली 5 कक्षाएं ले ली है। पिछली कक्षाओं में हमने पहली कक्षा में परिचय देखा था, फिर पोरीफेरा, शंख देखा था, उसके बाद एस्केलमेंथिस आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी शंख देखे हैं उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा था पोरीफेरा। हमारा अध्याय 4 क्या है? तो हमारा अध्याय 4 क्या है? एनिमल किंगडम। ये रहा हमारा अध्याय 4, एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें? इसका परिचय देखा था हमने। सबसे पहले क्या देखा था इसका? हमने परिचय देखा था। परिचय क्या है, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण का आधार, ये सब हमने देख लिया था। देन इसके बाद हमने देखा था इसके संघ में से पहला संघ देखा था, संघ पोरीफेरा, जो पूर्ण रूप से समुद्र में मिलने वाले जीव है। उसके बाद हमने क्या देखा था? सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेटा। इसके बाद हमने क्या देखा था? प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है। कल हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थस। इससे पहले हमने क्या देखा था? टेनोफोरा। ठीक है। क्या देखा था हमने कल? क्या देखा था? प्लेटीहेल्मिन्थस ने। देन उसके पहले हमने देखा था टेनोफोरा। संघ टेनोफोरा। देन कल हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि चपटे कीड़े। प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है। तो इतना हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे शंख, एस्केलमेंथस या फिर नेमेटेडा। ठीक है। इसे हम नेमाटोडा भी बोल सकते हैं या फिर एस्केलमेंथस बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम क्या है? एस्केलमेंथस यानी कि सूत्रकृमि। ठीक है। देन अंग्रेजी नाम क्या है इसका? राउंड वॉर्म यानी कि न्यूमेटोड्स। ठीक है। तो फाइलो नोमेटेडा या फिर निमेटेडा, निमेटा, ये इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम है। क्या नाम है इसका? फाइलो या फिर फिलो निमेटेडा या फिर नेमेटा। तो ये कुछ इस प्रकार का जीव है जिसे हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। पिछले हमने क्या क्या देखे हैं? सबसे पहले पोरीफेरा देखा है, जो समुद्र में मिलने वाला होता है, कुछ स्वच्छ पानी की झीलों में भी मिलता है। फिर देखा था हमने सिलेंट्रेटा, हाइड्रा प्रकार के जीव होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं, लेकिन प्रजनन करने के लिए वो स्वच्छ जल में आते हैं, चमकीले प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था टीनोफोरा। फिर देखा था हमने प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि चपटे कृमि। वो जो चपटे कृमि होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, वो हमारे शरीर में भी हो जाते हैं, भेड़ के लीवर में, देन होस्ट के पूरे शरीर में मिल जाते हैं। ठीक है। ये बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। ये भी हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, भोजन के माध्यम से। आया इतना समझ में? अब इनका सामान्य परिचय देख लें कि ये जीव कृमि वर्म होते हैं, यानी कि लेकिन ये गोलाकार होते हैं। ये कृमि का मतलब क्या होता है? कीड़े होते हैं। ठीक है। तो ये जो जीव कृमि होते हैं ये वर्म होते हैं। ठीक है। ये जीव कृमि जो होते हैं ये वर्म होते हैं, लेकिन ये गोलाकार सिलेंड्रिकल होते हैं। गोलाकार होते हैं लेकिन बेलनाकार होते हैं। ठीक है। लंबाई उसकी बेलन के समान होती है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। ये गोलाकार भी होते हैं
और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्वीय सममिति यानी कि बायलैटरल सममिति, वही सममिति जिसको दो बराबर भागों में बांटा जाए तो ये बढ़ जाता है। और त्रिस्तरीय यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि द्विपार्श्व तो इनकी सममिति होती है, लेकिन शरीर का स्तर शरीर का जो स्तर होता है, इनका बॉडी का जो स्तर होता है वो त्रिस्तरीय ये होता है, लेयर होती है। ठीक है, इनमें जो जर्म लेयर होती है वो 3 परतों वाली होती है। पहली तो हो गई एक्टोडर्म, दूसरी हो गई मीजोडर्म जो बीच वाली, देन तीसरी हो गई एंडोडर्म, जैसे कि हमारे शरीर में मिलती है। तो इनकी जो जर्म लेयर होती है वो त्रिस्तरीय होती है, यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है। ये जीव असहखंडी यानी कि अनसेगमेंटेड होते हैं। ये जो जीव होते हैं ये असहखंडित यानी कि अनसेगमेंटेड होते हैं या फिर अखंडित होते हैं। इनमें खंडी भवन तो होता है लेकिन खंडित नहीं होते हैं ये। ठीक है, ये टूटते नहीं है। खंडित कीड़े हम अगले इसमें देखेंगे। ठीक है, खंडित जो कीड़े होंगे वो अगले इसके बाद जो अगला आएगा एनालिडा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यह जीव जो होते हैं कृमि यानी कि वोम होते हैं, यानी कि ये भी कीड़े होते हैं। कैसे? गोल कीड़े, गोल कीड़े। ठीक है, गोल या फिर बेलनाकार, ये हो गए। अब इन्हें क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। इन्हें राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व सममिति होती है। इसमें लिख लेना कि इसकी सममिति कैसी होती है, तो सममिति द्विपार्श्व होती है। सममिति कैसी होती है? तो द्विपार्श्व यानी कि बायलैटरल। इसमें द्विपार्श्व सममिति हो गई। देन इसकी जो जर्म लेयर होगी, परत, जर्म लेयर या फिर परत कैसी होती है? त्रिस्तरीय। जर्म लेयर यानी कि परत कैसे हो गई? इसमें त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय परत हो गई। ठीक है, ये लिखना है, इतना हमने दे दिया। और ये जो जीव होते हैं ये अखंडित होते हैं, इनमें कोई खंडन नहीं होता है। ठीक है, अखंडित जो होते हैं इसके ऊपर ही लिख दिया, ये चलता फिरता ज्यादा है तो इसके ऊपर लिख दिया, अखंडित होते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में? तो ये क्या हो गए? ये कृमि कीड़े होते हैं, इन्हें गोल बेलनाकार इनका शेप होता है। ठीक है, देन उसके बाद इन्हें वॉर्म भी कहा जाता है। इनमें जो सममिति होती है, सिमेट्री होती है, वो बायलैटरल होती है। देन इनकी जो जर्म लेयर होती है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय इनमें परत होती है। आया इतना समझ में? देन इसके बाद हम देखेंगे इनका आवास कहाँ पर मिलता है। ये रहा इनका आवास। अधिकतर जो परजीवी होते हैं ये, इनका आवास कहाँ होता है? अधिकतर परजीवी होते हैं मनुष्य, पशु या पौधों में रहते हैं। ठीक है, मनुष्य में कहाँ रहते हैं? उसकी आंत में रहते हैं। मनुष्य में कहाँ रहते हैं? उनकी आंत में रहते हैं। पशु में भी किसी के लीवर में चले जाते हैं तो किसी के फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है, देन पौधों में भी रहते हैं। कुछ स्वतंत्र यानी कि फ्री लिविंग होते हैं जो मिट्टी या जल में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या जल में पाए जाते हैं, तो कुछ मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे कि मिट्टी और जल में पाए जाने वाले कौन कौन से होते हैं? रेपडिस्टिक, क्रोमाडोरा। ठीक है, ये जो जीव होते हैं रेपडिस्टिक और क्रोमाडोरा, ये कहां पर मिलते हैं? जल और मिट्टी की सतह दोनों पर मिलते हैं। मनुष्य के शरीर में एस्केलरिस जो जीव होता है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडेट, यानी कि इन्हें राउंड वॉर्म, मनुष्य के शरीर में जो मिलने वाले होते हैं वो राउंड वॉर्म मिल जाते हैं। देन दूसरा हो गया हुक वॉर्म, जैसे परजीवी सामान्य है, राउंड वॉर्म मिलते हैं और हुक वॉर्म मिलते हैं। ये परजीवी मनुष्य के शरीर में मिलते हैं। ठीक है, ये कहीं पर तो ये फलों में भी चढ़ जाते हैं, कहीं भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में चढ़ जाते हैं, तो ये जल में होते हैं तो कभी मिट्टी में हो जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, यहाँ इनका आवास हो जाता है। लिखना क्या है ये भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मनुष्य के शरीर में मिलते हैं। ये मिलते कहाँ पर है? अधिकतर परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर ये अपना जीवन यापन करते हैं, पनपते हैं। कुछ तो मनुष्य और पशु। ठीक है, मनुष्य में कौन कौन से मिलते हैं? राउंड वॉर्म, ये राउंड वॉर्म मनुष्य में मिल गए। ठीक है,
कुछ पशु और पौधों में होते हैं, कुछ तो स्वतंत्र होते हैं जैसे कि मिट्टी और जल में मिल जाते हैं। कौन कौन से ये रहे इसके उदाहरण? रेप्टिस्टिक या फिर रेपडिस्टिक या क्रोमाडोरा। अब मनुष्य में कौन कौन से मिलते हैं? तो एस्केरिस, लुम्ब्री, कोइडेट्स, ठीक है, ये उसमें मिल गए, यानी कि राउंड वॉर्म, ये मनुष्य की आंत में मिलते हैं। दूसरा हुकवॉर्म, ये भी मनुष्य की आंत में मिलते हैं, ठीक है, ये जैसे परजीवी सामान्य होते हैं। अब इनके शरीर की बनावट देखते हैं, तो शरीर की बनावट कैसी होती है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो इनका शरीर बेलनाकार होता है, यानी कि दोनों सिरों पर पतला और खंडित होता है। इनका जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, दोनों सिरों पर पतला और खंडित होता है। वन सेगमेंट अखंडित होता है, ठीक है, पतला भी होता है और अखंडित होता है। देखना, ये यहाँ पर ये इसका किनारा है और ये इसका किनारा है, दोनों किनारों पर ये पतला मिलता है और बीच में ये मोटा होता है और अखंडित होता है, इनमें कोई टुकड़े नहीं होते हैं। शरीर पर क्यूटिकल नामक मोटी, लचीली, पारदर्शी और सुरक्षा परत होती है जो इन्हें सुरक्षा देती है। इनके शरीर पर क्यूटिकल नामक जो पारदर्शी परत होती है वो ही इनको सुरक्षा देती है। यहाँ तक कि HCl से भी HCl से भी ये जो परत होती है, हमारे स्टमक में HCl भरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया और एंजाइम को मारने के लिए, लेकिन जब ये हमारे पेट में प्रवेश करता है तो इसकी जो क्यूटिकल नामक जो परत होती है वो HCl भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये रही इसकी क्यूटिकल परत जो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर इसके ईसोफेगस होती है, यहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है, ये इसका माउथ है, देन यहाँ इसकी ईसोफेगस है, ठीक है। ये क्यूटिकल बाहरी परत हो गई, ये इसकी नर्व रिंग है, ये यहाँ से सिग्नल देता है, ये इसका एक्सक्रेटरी ग्लैंड सेल है, यहाँ से ये उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है। इसके बाद ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका वल्वा हो गया, ये बल्ब हो गया, ये एक्सक्रेटरी प्योर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ग्लैंड मिल गई, यहाँ पर एक्सक्रेटरी इसका तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र। यहाँ से वास डिफरेंस यानी कि वासा रेक्टा भी इसमें मिलती है, यानी कि इसकी जो नेफ्रेट या इसकी जो इकाई होती है वो। यहाँ पर इसका एग होता है, यहाँ इसका यूटेरस होता है, ये अपने संतान को भी उत्पन्न करने के लिए सहायता होता है। ये वाली जो बाहरी जो संरचना दिख रही, ये पूरी फीमेल का है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल का है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेल का है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों है क्योंकि इसमें यूटेरस भी है, देन यहाँ पर इसके टेस्टिस भी हो गए यहाँ, यानी कि एक ही संरचना में स्पर्म का भी निर्माण होता है और ओवम का भी निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ओवम बनता है, यूटेरस यहाँ पर है, एग यहाँ पर है, ओवम यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसके इंटेस्टाइन है और ये एनस है, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र वाला जीव है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये ऑर्गन होते हैं, यानी कि कीड़े होते हैं। इनके शरीर में क्षुद्र गुहा यानी कि स्यूडो कॉलम पाई जाती है, ठीक है, यानी असली कोयलम नहीं होती है, इनमें कोयलम तो होती है लेकिन असली नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से इन्हें स्यूडो कोयलोमेंट कहा जाता है, ठीक है, स्यूडो कोयलमेंट कहा जाता है। शरीर के अंदर द्रव भरा होता है जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का कार्य करता है। इनके अंदर जो शरीर का द्रव भरा होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल यानी कि इनका जो कंकाल होता है उसका भी कार्य करता है, ये इनके शरीर में जो द्रव भरा होता है, ठीक है, उस द्रव की वजह से ये रेंगते हैं। ये इसके शरीर की संरचना हो गई। अब देखना इसका पाचन तंत्र, ये यहाँ पर इसका फेरिंग्स है यानी कि इसकी ग्रसनी और यहाँ पर एनस है। पूर्ण पाचन तंत्र वाले ये जीव कहलाते हैं पूर्ण विकसित पाचन तंत्र, यानी कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो कंप्लीट होता है। मुख आगे होता है और गुदा यानी कि एनस पीछे होता है, जहां से बड़ी आंत खत्म होती है उसे क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। इसलिए ये पहले जीव है जिनमें दोनों छोर खुले हुए पाचन तंत्र मिलता है, यानी कि ये पहला जीव है जिसमें कंप्लीट पाचन तंत्र मिलता है। जैसे कि मुख भी मिल गया, इनमें यहाँ पर मुख है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका पाचन तंत्र चलता है और यहाँ पर एनस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इनका पाचन तंत्र चलता है। मुख के चारों ओर होठ भी होते हैं इनमें, ठीक है, इनके मुख के चारों ओर लिप्स यानी कि होठ होते हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं।
पाचन नली में मुख्य ग्रसनी, आंत, गुदा शामिल होती है। इनकी पाचन नली में क्या होता है, सबसे पहले माउथ आ जाता है, इसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, यानी कि इनकी ग्रसनी आ जाती है। उसके बाद क्या है, आंत आ जाती है, इनकी इंटेस्टाइन आ जाती है, और फिर एनस आ जाता है। और यही से इनका पूर्ण पाचन यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव कहलाते हैं। अब देखते हैं श्वसन और परिसंचरण कि इसमें श्वसन और परिसंचरण होता है या नहीं। कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होता है इनमें। इनमें जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तो होता है लेकिन कोई अंग नहीं होता है, ये अंग विहीन होते हैं, श्वसन अंग नहीं है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान शरीर की दीवार यानी कि बॉडी वॉल या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसमें भी गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र यानी कि अपना सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो भी इनमें अनुपस्थित होता है, क्योंकि इतने विकसित जीव ये नहीं है। शरीर में द्रव पदार्थ यानी कि स्यूडोकोइलोमेटिक फ्यूल, स्यूडोकोइलोमेस में या फिर कोइलोमिक जो फ्यूल होता है या फिर जो फ्लूइड होता है वो पोषण पदार्थों का परिवहन करता है। इसके शरीर में जो द्रव पदार्थ होता है स्यूडोफ्यूलोमिक, ठीक है, स्यूडो या स्यूडोकोइलोमिक जो इसका द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो क्या करता है, पोषण पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें रक्त का परिवहन होता है, ऐसे इनमें परिवहन होता है पोषण पदार्थों का। अब देखते हैं इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा दिखाई देता है और नर्वस सिस्टम। उत्सर्जन नली एक्सक्रेटरी कैनाल या रेटेल सेल के माध्यम से उत्सर्जन होता है। इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, इनमें एक्सक्रीजन कैसे होता है वेस्ट मटेरियल का यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का, तो एक्सक्रेटरी कैनाल या फिर रेनेट सेल के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। जैसे कि हमारी किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन के द्वारा उत्सर्जन होता है, वैसे ही इनमें क्या होता है, रेनेट सेल के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। शरीर में नाइट्रोजन अवशिष्ट मुख्य अमोनिया या यूरिया के रूप में बाहर निकलते हैं। इनमें भी अमोनिया और यूरिया दोनों का ये एक्सक्रीजन करते हैं वेस्ट मटेरियल के यानी कि टॉक्सिक के रूप में। अब इनका जो तंत्रिका तंत्र ये देख ले हम, इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम, फूड वेट नोट्स, ये इसका एनस हो गया, ये स्टमक या डाइजेस्टिव ग्लैंड, देन इस साइड इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, इनकी जो मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाली सेल या फिर अंग कौन सा होता है, तो ये होता है इनका रेनेट सेल या के माध्यम से, एक्सक्रेटरी कैनाल और रेनेट सेल के माध्यम से इनमें उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलते हैं। फिर इनकी तंत्रिका तंत्र देखते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम कैसा पाया जाता है, तो इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, सरल होता है। ये इनकी ग्लैंड होती है, सब नर्वस ग्लैंड। एक नर्व रिंग ग्रसनी के चारों ओर होती है, जिसे आगे और पीछे नाड़ियां निकलती है। ये जो नर्व रिंग होती है, ये इसका फेरिंग्स हो गया, यहाँ पर होती है, ये नर्व रिंग हो गई, रिंग के आकार की दिखाई देती है। ये ग्रसनी यानी कि इसका जो फेरिंग्स होता है, ये आगे मुख है, इसने भोजन ग्रहण किया, यहाँ पर फेरिंग्स हो गया, यहाँ पर आता है तो इसके चारों ओर एक नर्व रिंग होती है, जहां से ये ऐसे ग्लैंड निकलते हैं या फिर नर्वस सिग्नल निकलते रहते हैं चारों ओर। ठीक है, जिसे हम नाड़ियां भी बोलते हैं या फिर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये निकलते रहते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका तंत्रिका तंत्र भी होता है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसका प्रजनन देखते हैं कि पहले तो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग। ठीक है, ये द्विलिंगी होते हैं, एक ही शरीर में इनके नर और मादा दोनों के शरीर मिलते हैं, दोनों के अंग मिलते हैं एक ही शरीर में। लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्पष्ट होती है। मेल आकार में छोटा और पूंछ मुड़ी हुई होती है, यानी कि जो मेल होता है वो आकार में छोटा होता है और उसकी जो पूंछ होती है वो मुड़ी हुई होती है। मादा बड़ी और सीधी होती है। ठीक है, जो इसमें जो फीमेल होती है, इस जीव में जो फीमेल होती है उसमें जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बड़ा और सीधा होता है। प्रजनन लैंगिक होता है और निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक होता है और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक्सटर्नल नहीं होता है, वो इंटरनल होता है। ठीक है, विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष,
दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। कभी मतलब इससे पहले हमने जितने भी जीव देखे हैं उनमें जो इनका विकास होता है निषेचन के बाद, वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इनका विकास होता है। अब देखते हैं कि नर और मादा कैसे कैसे दिखते हैं। ये यहाँ पर इनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी दिखाया था कि पहला जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ये तो इनका हैबिटेट हो गया, ये रहा। अब ये जो इसकी पूंछ मुड़ी हुई है, आकार में छोटा है, तो ये कौन सा है, ये मेल ऑर्गन है इसका, ठीक है। ये मेल वाला कीड़ा है और ये है फीमेल वाला कीड़ा। फीमेल इसमें बड़ी होती है और सीधी होती है, लेकिन डायग्राम में थोड़ी सी मोड़ दी है, लेकिन ये पूरा मुड़ा हुआ मिलता है। कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या देखा है हमने, इनका प्रजनन देख रहे थे, ठीक है। अब विकास जो होता है इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। ये एक सेल हो गई, ये यहाँ पर यहां से यहां तक इसका यूटेरस हो गया, ये यहाँ पर ओवरी दिखाई देती है, ठीक है। ये एनस और ये टेल होती है। ये कुछ इस प्रकार से इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अब इनमें समझाना नहीं पड़ेगा कि इनमें प्रजनन कैसे होता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक तो होता नहीं। तो हम समझाए कि अलैंगिक भी कैसे होता है, ठीक है। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। अब इसके मुख्य जो उदाहरण है वो देख लेते हैं कि जो होता है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, ये क्या होता है, इसे राउंड वॉर्म बोलते हैं। परजीवी का स्थान कहां पर होता है, ये मानव की छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। जैसे हमने उसका डायग्राम भयानक देखा है, वो हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। फिर एस्केलो या फिर एसिलोस्टोमा ड्यूडेंटल या फिर ड्यूडेनल, ये क्या होता है, ये हुकवर्म होता है मानव की छोटी आंत यानी कि डियोडिनम में, ठीक है। मानव की जो छोटी आंत होती है डियोडिनम, फिर लास्ट वाली क्या होती है, सबसे आखिरी वाली, उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है, इलियम में। डियोडिनम से लेकर इलियम तक ये प्रवेश कर जाता है, डियोडेनल, ये इसका नाम भी इसी में रख दिया है इसकी वजह से। फिर हो गया हुकेरियल बिनोकॉर्ट, ये क्या होता है, ये फाइलेरिया वर्म होता है, इसका सामान्य नाम होता है। ये कहां पर मिलता है, लसिका तंत्र में, मानव की लसिका तंत्र में मिलता है। एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ये कहां पर मिलता है, इसे पिन वॉर्म बोलते हैं, पिन के आकार का दिखाई देता है। ये भी मनुष्य की बड़ी आंत में मिलता है। लियोआ लोआ, ठीक है, इसे लियोआ लियोआ बोलते हैं, इसे आई वॉर्म बोलते हैं। ये कहां पर मिलता है, आंख के नीचे की त्वचा में, सूक्ष्म जीवी होते हैं, आंख के नीचे की त्वचा में भी चले जाते हैं, ठीक है। ड्रेक्यूल्यूकस मेडिनेंसिस, ये क्या होता है, इसे गिनी वॉर्म बोलते हैं। ये कहां पर मिलता है, त्वचा के नीचे चर्म रोग उत्पन्न करने के लिए। हालांकि चर्म रोग जो होता है फंगस के कारण भी होता है, लेकिन गिनी वॉर्म के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये जीव होते हैं और इनमें परजीवी का स्थान होता है। ये जो पहला होता है राउंड वॉर्म, ये इसके साइंटिफिक नेम है। राउंड वॉर्म कहां पर मिलता है, तो मनुष्य की छोटी आंत में मिलता है। उसके बाद जो हुकवर्म मिलता है वो भी मानव की छोटी आंत में, डियोडिनम यानी कि छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है उसमें मिलता है, डियोडिनम में। फाइलेरिया जो होता है वो कहां पर मिलता है, मनुष्य के लसिका तंत्र में। उसके बाद जो पिन वॉर्म होता है वो कहां पर मिलता है, बड़ी आंत में मिलता है। फिर आई वॉर्म जो होता है वो आंख के नीचे वाले स्थान पर मिलता है। जो गिनी वॉर्म होता है वो त्वचा के नीचे मिलता है। अब देखते हैं इनका महत्व, देखते हैं मनुष्य में। पहले रोग देख लेते हैं कि कहां कहां पर ये मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से राउंड वॉर्म बोलते हैं इन्हें। एस्केरियसिस यानी कि एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकेंट राउंड वॉर्म, पेट दर्द और उल्टी में हानिकारक होते हैं। इसके हानिकारक लक्षण देखते हैं कि इनसे रोग क्या क्या पैदा होते हैं। तो पेट दर्द, उल्टी और दस्त, ये किनकी वजह से, ये हमारी बड़ी आंत में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इलोफेंटिस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या कहा गया पेन, पहला क्या होता है जिन्हें हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकस से कौन सा रोग होता है,
एस्केरेसिस, एस्केराइसिस जो रोग होता है उसमें क्या होता है, पेट दर्द, उल्टी और दस्त होता है। किससे है ये, एस्केरिस यानी कि राउंड वॉर्म से होता है। फिर हमारा दूसरा रोग होता है इलेफेंटेसिस, ये किससे होता है, ये होता है ब्यूकेरिया या फिर बैंक्रोटिस है। बहुत ही भयानक नाम है, इसे बोलते हैं वुकेरिया। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग थोड़ी अजीब लगती है इनकी। वुकेरिया या फिर बैंक्रोप्टिंग, ये रोग हो, इससे रोग उत्पन्न कौन सा होता है, एलिफेंटेसिस या फिर फिलारिसिस या फिर एलिफेंटेसिस। ये रोग उत्पन्न होता है पैरों और जननांगों में सूजन उत्पन्न करता है। फिर हुकवर्म डिजीज जो होती है वो किससे होती है, एंक्लोस्टोमा। ठीक है, ये कहां पर मिलता है, इसके लक्षण से रक्ताल्पता, एनीमिया और कमजोरी उत्पन्न करता है, यानी कि ये हमारे आरबीसी में प्रवेश कर जाता है और हीमोग्लोबिन को खा जाता है। फिर चौथा होता है एंट्रोबियासिस, यानी कि पिनवर्म होता है। ये क्या करता है, पिनवर्म किससे उत्पन्न होता है, एंटेरोबिसस से। इसके लक्षण क्या होता है, गुदा के आसपास खुजली चलती है, यानी कि एनस के आसपास खुजली चलती है। तो ये इन जीवों की वजह से इतने रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनके विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहले परजीवी जिनमें दोनों छोर खुले पाचन तंत्र पाया जाता है। कुछ परजीवी जो होते हैं जिनमें दोनों छोर खुले हुए होते हैं, ये परजीवी होते हैं। पहले जीव जिनमें दोनों छोर खुले हुए पाचन तंत्र मिलता है, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र इनमें विकसित मिलता है। शरीर में जो गुहा होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, ये छिद्र गुहा यानी कि प्यूजोडोकोलम होती है। शरीर पर क्यूटिकल एक मोटी परत होती है जो एंजाइम और HCl से इनकी रक्षा करती है। अधिकतर जो परजीवी होती है पैरासिस्टिक होते हैं, डियोसियस होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल और डिफ्यूजन द्वारा इनमें श्वसन होता है। ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। अब आर्थिक और चिकित्सक महत्व देखते हैं कि इनमें चिकित्सकीय महत्व क्या क्या होता है। सबसे पहले इनमें हार्मफुल देखते हैं, हानिकारक अधिकांश परजीवी होते हैं जो मनुष्य और पशुओं में रोग फैलाते हैं, क्योंकि ये हमारी छोटी आंख और बड़ी आंख दोनों में पनपते हैं। हमारी आंख के नीचे पनपते हैं, आंख के नीचे वाले भाग में पनपते हैं, त्वचा के अंदरूनी भागों में पनपते हैं, लसिका ग्रंथियों में पनपते हैं। ठीक है, हमारा जो लसिका तंत्र होता है उसमें भी ये पनपते हैं। अब ये अधिकांश हार्मफुल होते हैं क्योंकि मनुष्य और पशुओं में ये रोग उत्पन्न करते हैं। लाभदायक क्या होते हैं, कुछ मृदा में रहने वाले होते हैं, नोमेटोड्स जैसे जैव अपघटन डिकम्पोजिशन में सहायक होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं इनका कुछ तो आर्थिक महत्व हुआ कि ये मृदा में रहते हैं और वो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका निष्कर्ष देख लें, स्केलमेंथिस जीवों में विकास की एक नई प्रगति देखी गई है क्योंकि इनमें पूर्ण पाचन तंत्र मिला, नर और मादा अलग अलग मिले, पूरा ही गायब हो गया, पूर्ण पाचन तंत्र मिला, क्षुद्र गुहा यानी कि कैविटी मिल गई, इनमें द्विलिंगी प्रजनन प्रणाली मिल गई, यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है इसमें, जिससे ये प्राणी जगत में जटिल जीवों की ओर, ये प्राणी जगत में जटिल जीवों की ओर संक्रमण का संकेत देते हैं। कुछ जटिल भी होते हैं क्योंकि एक तो पूर्ण पाचन तंत्र मिलता है, द्विलिंगी होते हैं, लैंगिक प्रजनन होता है, इसलिए देन मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, इसका सामान्य परिचय देख लिया है। इसके बाद क्या देखा है, एस्केलमेंथिस यानी कि नीमोटोडा या फिर न्यूमेटोड्स भी बोलते हैं इन्हें, कुछ भी नाम दे देते हैं ये, कुछ इस प्रकार से होते हैं। इन्हें राउंड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म, लेकिन कुछ तो सिलेंड्रिकल भी होते हैं ये। इनका शरीर जो होता है बायोलेटरल सिमेट्री होता है, देन त्रिस्तरीय यानी कि ट्राइप्लोप्लास्टिक इनमें जर्म लेयर होती है, 3 परतें होती है इनके बॉडी में, खंडित नहीं होते, इनके टुकड़े नहीं होते हैं। इनका आवास कहां पर होता है, अधिकतर तो ये परजीवी होते हैं, मनुष्य, पशुओं और पौधों और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र फ्री लिविंग होते हैं जो जल और मिट्टी में भी मिलते हैं। मनुष्य के शरीर में राउंड वॉर्म और हुकवॉर्म परजीवी पनपते हैं। इनके शरीर की बनावट बेलनाकार, लंबा और मोटा होता है। नर और मादा का शरीर अलग अलग होता है। जो राउंड वॉर्म जो
राउंड शेप का होता है। पूंछ होती है वो किसका होता है, वो मेल का होता है। देन फीमेल का शरीर थोड़ा बड़ा और मोटा और सीधा होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। शरीर के अंदर हाइड्रोस्ट्रेटिक स्केलेटल यानी कि इनका कंकाल तंत्र एक द्रव के रूप में हमें मिलता है, हाइड्रोस्ट्रेटिक स्केलेटल। अब इसमें जो पाचन तंत्र होता है पूर्ण विकसित होता है। मुख से लेकर एनस तक एक नलिकानुमा संरचना होती है। डाइजेस्टिव कैनाल होती है। मुख के चारों ओर होठ जैसी संरचना मिलती है। होठ मिलते हैं या नहीं हमने तो देखे नहीं है, लेकिन बताया है कि होठ जैसी संरचना मिलती है। पाचन तंत्र में क्या होता है, ग्रसनी, आंत और गुदा शामिल होते हैं। ये सब हमने देखा है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, शरीर की बनावट। शरीर लंबा बेलनाकार, फिर से आ गया ये। पाचन तंत्र के बाद श्वसन और परिसंचरण तंत्र, कोई अंग नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, कोई विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। और परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है। शरीर में द्रव पदार्थ, ये पोषण पदार्थों का परिवहन करते हैं। शरीर के, इनके शरीर के जो द्रव पदार्थ होते हैं तो वही पोषण पदार्थों का परिवहन करते हैं। इनमें कोई ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। उत्सर्जन तंत्र में इनकी जो मेन उत्सर्जन इकाई होती है वो क्या होती है, रिनेट सेल होती है। शरीर में नाइट्रोजन और अमोनिया का ये उत्सर्जन करते हैं अवशिष्ट पदार्थों के रूप में। ठीक है, फिर इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सरल होता है। इनकी जो फेरिंग्स होती है, ग्रसनी के चारों ओर एक रिंग नुमा नर्व पाई जाती है और उसी से बहुत सारी नर्व निकलती है चारों ओर, जो नर्व सिग्नल देते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा है, इनका प्रजनन तंत्र, कि ये द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। निषेचन के बाद इनका जो विकास होता है प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। ये भी हमने देख लिया है। देन इसके बाद इनके कुछ उदाहरण देखे, जैसे कि राउंड वर्म होता है वो मनुष्य की छोटी आंत में मिलता है। फिर उसके बाद हुक वर्म जो होता है वो कहाँ पर मिलता है, मानव की छोटी आंत में। दोनों मानव की छोटी आंत में मिलता है। फाइलेरिया वर्म ये लसीका तंत्र में मिलता है। पिन वर्म जो होता है ये बड़ी आंत में मिलता है। आई वॉर्म आंखों के नीचे, गिनी वॉर्म त्वचा के नीचे। तो ये यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर ये पनपते हैं। और फिर मनुष्य में रोग देख रहे थे कि पहला रोग क्या होता है इसमें। मनुष्य में जो पहला रोग होता है वो होता है एस्केरिस, यानी कि एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स से पैदा होता है यह रोग। एस्केरिस रोग किससे, पेट दर्द, उल्टी और दस्त, ये इस जीव से पैदा होते हैं। फिर दूसरा होगा फिलेरिसिस, ये क्या होता है, फिलाराइसिस, ये किससे होता है, व्यूकेरिया ब्रैंकोफ्टी से। व्यूकेरिया ब्रैंकोफ्टी से, यानी कि पैरों और जननांगों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। हुकवर्म डिजीज जो होती है वो किनसे उत्पन्न होती है, एस्केलोस्टोमा से। इसमें क्या होता है, अपना जो हीमोग्लोबिन होता है वो खा जाता है, यानी कि एनीमिया की बीमारी होती है। फिर आ गया एंट्रोबियासिस, ये किससे होता है, पिनवर्म यानी कि एंटरक्यूबोसिस। पिनवर्म की वजह से ये होता है, गुदा के आसपास खुजली चलती है, यानी कि एनस के आसपास इसमें खुजली चलती है। फिर इसके विशिष्ट लक्षण, पहले ऐसे जीव जिसमें दोनों ओर खुले हुए पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी कि मुख से लेकर गुदा तक इसमें भी एक नलिकानुमा संरचना मिलती है, यानी कि पूर्ण विकसित पाचन तंत्र इसमें मिलता है। शरीर में क्षुद्र गुहा होती है, यानी कि इसमें एक सच्ची गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसे हम बोलते हैं प्यूजो या फिर स्यूडोकोएलम होता है। शरीर पर क्यूटिकल नामक मोटी परत होती है जो इनकी रक्षा करती है। अधिकतर परजीवी होते हैं। नर और मादा यानी कि डियोक्यूजिस होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक प्रजनन होता है, कंप्लीट एनेमेंट्री कैनाल और डिफ्यूजन द्वारा इनमें श्वसन होता है। तो ये हमने देखा है। ये क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ, कुछ तो हानिकारक होते हैं, अधिकांश परजीवी होते हैं, मनुष्य और पशुओं में रोग फैलाते हैं। फिर इसके लाभदायक क्या होते हैं, तो कुछ मिट्टी में मिलते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं अपघटक करके। इसके बाद फिर हमने निष्कर्ष भी देख लिया इसका कि स्केलेमेंथस जो होते हैं जीवों के विकास में एक नई प्रगति देखी गई है, क्योंकि पूर्ण तो इसमें पाचन तंत्र हो गया, छद्र गुहा भी हो गई। इसके बाद इनमें द्विलिंगी प्रजनन प्रणाली और लैंगिक प्रजनन होता है, जिससे ये प्राणी जगत में जटिल जीवों की ओर संक्रमण संकेत देते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे एनालिडा, थोड़े से और विकसित, जिनमें पूर्ण श्वसन तंत्र भी होता है, परिसंचरण तंत्र भी होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, उनमें पाचन तंत्र भी होता है पूर्ण रूप से विकसित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे एनालिडा को। ये हो गया हमारा स्केलेमेंथस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।